गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्क्रिप्टिव हेडिंग अपन स्टार्ट कर रहे हैं और वो है आपके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लगभग हर वर्ष इस पर बड़ा प्रश्न पूछा जाता रहा है, आपको भी इसी वे में तैयार करना है। अब कल अपन ने यहाँ तक देखा था कि अनुबंध तो सभी करते हैं, लेकिन वैलिड वो कब होगा। ज़्यादातर किए गए अनुबंध वैलिड हो कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार आपके अनुबंध व्यर्थ भी हो जाता है, कई बार अवैध हो जाता है, कई बार व्यर्थनीय रूप वह ले लेता है। तो कहने का मतलब न्यायालय जिस अनुबंध को एक्सेप्ट करेगा या जिस अनुबंध में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से पुकारेंगे। तो प्रश्न उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो सभी करना चाहते हैं और वैलिड करना चाहते हैं, लेकिन कभी किसी से कोई भूल हो जाती है तो वो व्यर्थ हो जाता है, वॉइड हो जाता है। कभी किसी से कोई जानबूझ करके गलती कर देता है या कोई इंटेंशन गलत होता है, धोखा देने के उद्देश्य से कोई अनुबंध कर लेता है तो भी वो वॉइड कहलाएगा, वैलिड नहीं कहलाएगा। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। दोनों पक्षकार ज़्यादातर ये चाहते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बने, लेकिन फिर भी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। तो आपको यदि इस पर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इन सभी को डिस्क्राइब करना है। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के यदि कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स की चर्चा करें तो उसमें सबसे पहले न्यूनतम दो पक्षकार, टू पार्टीज आर एसेंशियल। अब टू पार्टीज आर एसेंशियल, पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है, पक्षकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसको अपन इस रूप में क्लियर करेंगे कि आपके इसमें कोई भी एक फर्म भी हो सकती है, कोई भी आपकी कंपनी हो सकती है, कोई भी आपका इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या फिर इनका ग्रुप, ये एक पार्टी होगी। और इसी तरह से दूसरी पार्टी में भी सेम ये सब हो सकते हैं, या इनका ग्रुप। दो व्यक्ति एक पार्टी कहला सकती है, 10 व्यक्तियों की एक पार्टी बन सकती है, सामने वाले एक हो या दो हो। एक कंपनी को भी हम पार्टी कहेंगे, एक पर्सन को भी पार्टी कहा जा सकता है, फर्म, निगम, निकाय, ये सभी पक्षकार का रूप ले सकते हैं। कहने का मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम दो पार्टीज का होना अति आवश्यक है। अब पार्टीज में केवल व्यक्ति नहीं है, पार्टीज में आपकी कंपनी, फर्म, निगम, निकाय कोई भी हो सकती है। अब ये दो क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसमें एक पक्षकार अपना प्रपोजल देता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। एक ही व्यक्ति प्रपोजल देकर के खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए न्यूनतम दो पक्षकार, मिनिमम टू पार्टीज आर एसेंशियल है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं इसमें कि दोनों पार्टीज के मध्य एग्रीमेंट का होना अति आवश्यक है, अर्थात प्रस्ताव एवं स्वीकृति का होना अति आवश्यक है। यदि ठहराव नहीं है, कल अपन ने अनुबंध का एक फॉर्मूला देखा था, उस अनुबंध का फॉर्मूले में जो पहली कंडीशन थी कि ठहराव प्लस राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता, तो ठहराव होना चाहिए और कैसा ठहराव होना चाहिए, जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, राजनियम द्वारा रीएनफोर्सेबल बाय लॉज। यदि ठहराव नहीं होगा तो इन लॉज की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं है। इसलिए कल जो फॉर्मूला आपने देखा था कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बराबर एग्रीमेंट प्लस रीएनफोर्सेबल बाय लॉज, तो आपका एग्रीमेंट का होना अति आवश्यक है। एग्रीमेंट का फॉर्मूला कल आपने देखा था, एग्रीमेंट मींस प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक या एसेंशियल एलिमेंट आपके है, दोनों पार्टीज में लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया पॉइंट है। कई बार पक्षकारों के द्वारा ऑफर किया जाता है, एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, लेकिन दोनों की ही मन में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक धर्म को बिलोंग करते हैं, एक समाज को बिलोंग करते हैं, एक राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। इसलिए उनमें एक पक्षकार यदि अपने वचन का पालन नहीं करता है तो दूसरा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा नहीं रखता, तो फिर उनमें अनुबंध हो ही नहीं सकता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो फिर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, जहां पर दोनों ही पक्षकारों के मन में
प्रारंभिक स्थिति में ही एक दूसरे के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा हो, अर्थात एक पक्षकार अपने वचन का पालन नहीं करेगा तो दूसरा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा, ये उस दोनों के मन में भावना होनी चाहिए। इसको कहा जाता है कि दोनों पक्षकारों के मन में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा भी होनी चाहिए कि हम सामने वाले को कानून के माध्यम से बाध्य करेंगे यदि वह अपने वचन का पालन नहीं करता। जैसे एक सेलर माल की सप्लाई नहीं करते, पेमेंट आ गया फिर भी माल नहीं भेज रहे, तो बायर के मन में ये भावना होगी कि मैं इससे कोर्ट के माध्यम से माल ले लूंगा। बायर ने पेमेंट नहीं भेजा, सेलर कोर्ट के माध्यम से कानून की मदद लेकर के उससे पेमेंट ले सकता है। तो प्रस्ताव और स्वीकृति के समय दोनों के मन में ये इच्छा होनी चाहिए। इसको कहा जाता है प्रारंभिक अवस्था में ही दोनों पक्षकारों में कानूनी संबंध, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा है। फिर आपके है सहमति, कंसेंट, और इससे नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि सहमति भी आपकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। बाकायदा इन सभी का एक एक आपके चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स के बतौर अपन उनको समझ रहे हैं। सहमति, और फिर सहमति भी कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। दो चैप्टर आपके बुक्स में दिए हुए दोनों की, सहमति किसे कहते हैं और फिर वह भी स्वतंत्र कब और कैसे बन सकती है। फ्री कंसेंट, दोनों पार्टीज, जो मिनिमम 2 पार्टीज आर एसेंशियल, तो दोनों पार्टीज में अनुबंध करने के लिए सहमति होनी चाहिए और वह भी स्वतंत्र होनी चाहिए। अब पहले तो आप समझिए, इसका मीनिंग समझिए कि कंसेंट से क्या अभिप्राय है। जब दोनों पक्षकार एक ही बात को एक ही अर्थ में समझते हैं, अर्थात सहमत होते हैं, एक बात के लिए एग्री हो जाते हैं, एक मत हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है सहमति। लेकिन अपने यहाँ पर वैध अनुबंध के लिए केवल सहमति आवश्यक नहीं है, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि सहमति स्वतंत्र कब बन सकती है, तो इसके लिए अपने यहाँ पर बाकायदा 2 चैप्टर दिए हुए। यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी सहमति स्वतंत्र कब कहलाएगी? जब सहमति लेते समय इन 5 फैक्टर्स में से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया। पक्षकार द्वारा अनुबंध की सहमति लेते समय इन 5 में से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया, तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति कहलाएगी। अब प्रश्न उठता है, ये 5 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देख लीजिए। उत्पीड़न, सहमति लेते समय उत्पीड़न का उपयोग नहीं होना चाहिए। अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कपट, फ्रॉड, मिथ्या वर्णन, मिसरिप्रेजेंटेशन, और भूल या त्रुटि। कोई भी सहमति तभी स्वतंत्र कहलाएगी जब इन 5 का उपयोग नहीं किया गया। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने प्रपोजल रखता है, वो एक्सेप्टेंस देता है, तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के लिए इन 5 में से किसी का उपयोग नहीं होना चाहिए, तभी दोनों की स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। यदि इनमें से एक का भी उपयोग करके आपने सहमति ली है, उत्पीड़न का प्रयोग करके आपने सहमति ले ली, उत्पीड़न का अभिप्राय होता है डराना, धमकाना, मारपीट करना, डरा धमका करके मारपीट करके आपने सहमति ले ली, एक्सेप्टेंस ले ली या प्रपोजल मंगवा लिया, तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। और स्वतंत्र सहमति नहीं है तो आपका अनुबंध भी वैलिड नहीं कहलाएगा। अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक निश्चित वर्ग के प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा अपने ही फील्ड के किसी कमजोर व्यक्ति को दबाया जाता है, अनुचित प्रभाव डाला जाता है और उसकी सहमति ली जाती है। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट से अनुचित प्रभाव डाल सकता है, एक थानेदार अपराधी पर अनुचित प्रभाव डाल सकता है, एक टीचर स्टूडेंट पर अनुचित प्रभाव डाल सकता है, एक माता पिता अपने बच्चों पर अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं, एक वकील अपने मुँह वकील पर, ऋणदाता ऋणी पर अनुचित प्रभाव डाल करके उसकी सहमति ले सकता है। कहने का मतलब एक ग्रुप मजबूत पक्षकारों का, एक ग्रुप संबंधित
कमजोर पक्षकारों का और वह अपने संबंधित पक्षकार से अनुचित प्रभाव डाल करके सहमति लेता है तो कहा जाएगा कि वह अनुबंध और वह सहमति अनुचित प्रभाव से प्रेरित सहमति है, इसलिए उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। कपट, फ्रॉड, कपटपूर्ण व्यवहार करके यदि आप किसी की सहमति लेते हैं, अनुबंध के लिए स्वीकृति ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि इसने कपटपूर्ण व्यवहार करके सहमति ली थी, तो वह भी सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। और जब सहमति स्वतंत्र नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा, वैध नहीं होगा। मिथ्या वर्णन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अर्थात आपने किसी से कोई बात सुनी और उसी के ऊपर विश्वास करके किसी और को कह दिया, गलत वर्णन कर दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया और उसने उसको सही मान लिया जबकि वो बात गलत थी जिसने आपको कहा था, वो भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी और उसको भी हम वैध अनुबंध में सम्मिलित नहीं कर सकते। भूल या त्रुटि, अनुबंध करते समय किसी तरह की एरर हो गई, गलती हो गई, आपके पास माल उपलब्ध नहीं है और आपने कहा अनसोरी पड़ा है, फिर वो जब सप्लाई का टाइम आता है आपने कहा भूल होगी, हमारे पास माल तो 2 दिन पहले खत्म हो गया था, वो भी आपके स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत सी बात आपको बताना चाहूँगा कि इन पांचों को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। यदि कोई अनुबंध इन 5 में से प्रथम 4 से प्रभावित है तो वह अनुबंध आपका वैधानिक अनुबंध कहलाएगा। वही टेबल अभी वॉइड नहीं हुआ है, अभी वह आपका अनुबंध वॉइड नहीं हुआ है बल्कि वॉइड हो सकता है। फिर से सुनिए, यदि किसी पक्षकार की सहमति इन 4 में से किसी एक का सहारा लेकर के ली गई है तो वह अनुबंध वैधानिक अनुबंध कहलाएगा। अब लास्ट फैक्टर से प्रभावित है यदि कोई सहमति तो वह पूर्णतः वैध। भूल या त्रुटि का उपयोग हो गया सहमति लेते समय या देते समय तो वह अनुबंध आपका प्रारंभ से व्यर्थ माना जाएगा। इन 4 में से किसी का उपयोग करके अनुबंध हुआ है वो वैधानिक अनुबंध कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है वैधानिक अनुबंध का रिजल्ट कैसे निकलेगा? तो वैधानिक अनुबंध 2 स्वरूपों में निकल सकता है, या तो ये वैध हो जाएगा या फिर ये वैध हो जाएगा। वैधानिक अनुबंध या तो वैध हो जाएगा और या फिर वैध हो जाएगा। वैध कब होगा? जब संबंधित पक्षकार जो पीड़ित पक्षकार है किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करता, न बताता, न पुलिस में गया, न कोर्ट में गया और फिर अपना पेमेंट कर दिया या ले लिया तो वो आपका वैलिड हो गया। और यदि उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, उसने कोर्ट में, पुलिस में कहीं पर शिकायत कर दी कि मेरे साथ मारपीट करके फिर मेरी सहमति ली गई है, तो वहाँ पर यदि प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है वह दोषी पक्षकार, तो वही अनुबंध आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर से सुनिए, अनुबंध की वैधता के लिए सहमति आपकी स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति कब होगी? जब सहमति लेते समय इन 4-5 फैक्टर्स का उपयोग नहीं किया गया है। प्रथम 4 का उपयोग करके सहमति ली गई, उस सहमति पर आधारित अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर वैधानिक माना जाएगा। और अंतिम फैक्टर से प्रभावित सहमति से अनुबंध किया गया तो वह अनुबंध पूर्णतः वैध होगा, वैध होगा। वैधानिक अनुबंध या तो वैध हो सकता है या फिर व्यर्थ हो जाएगा, दोनों में से किसी एक का रूप यह ले लेगा। अब आपके नेक्स्ट फैक्टर है वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य, अर्थात दोनों पक्षकारों को अनुबंध के कारण प्रतिफल मिलता है और दोनों का ही अनुबंध करने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। इसका अलग से चैप्टर दिया हुआ है, उसको अपन वहाँ पर विस्तार से देखेंगे। अर्थात आपका जो कंसिडरेशन है वो आपका वैलिड होना चाहिए, वो आपका लीगल होना चाहिए। कंसिडरेशन क्या है? जो पक्षकार द्वारा वचन दिया गया उसके बदले में उसे जो मिला वो उसका कंसिडरेशन। जैसे सपोज आपके आर और टी, आर आपके है सेलर और यह है बायर। सेलर ने और इसको
आपने एक घड़ी बेची है और 5,000 रुपये, इसने घड़ी दी तो इसके लिए कंसिडरेशन आप दिया होगा घड़ी, और इसने रुपए दिए तो इसके लिए कंसिडरेशन हो गया रुपीस। कहने का मतलब ये इसने वचन दिया था मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, उस वचन के बदले में इसको घड़ी मिली। इसने वचन दिया मैं आपको घड़ी दे दूंगा, उसके बदले में इसको रुपीस पैसा मिल गया। तो प्रतिफल की डेफिनेशन इसी रूप में दी जाती है कि पक्षकार द्वारा जो वचन दिया जाता है उस वचन के बदले में उसको क्या मिल रहा है, वो उसका प्रतिफल या कंसिडरेशन कहलाता है। तो वह आपका लीगल होना चाहिए, वह आपका वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर इसकी घड़ी बायर की प्रतिफल या सेलर का प्रतिफल रुपीस पेमेंट भुगतान, उसको जो कैश मिला है, यह भी आपका लीगल होना चाहिए। इलीगल कैसे हो सकता है वो देखिए। जैसे कई बार क्या होता है कि आर ने टी को कहा कि मैं आपको 5,000 रुपये दे दूंगा, आप जेड की पिटाई कर दीजिए। आर ने ऑफर किया टी को सामने कि आप जेड की पिटाई कर दीजिए, 5,000 रुपये दे दूंगा। टी ने वो काम कर दिया, जेड की पिटाई कर दी। अब टी को जो 5,000 रुपये का प्रतिफल मिल रहा है वो आपका वैलिड या लीगल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस कंसिडरेशन के बदले में इसने जो काम किया था उससे किसी के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और वह प्रतिफल इसका लीगल नहीं माना जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक बार केवल इतना ही समझना है कि दोनों पक्षकारों का अनुबंध करने का उद्देश्य वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और उनको जो प्रतिफल मिलता है वो भी आपका वैधानिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव का न होना। नेक्स्ट अपना आवश्यक लक्षण वैध अनुबंध का है कि आपका जो ठहराव है, क्योंकि ठहराव आपको करना पड़ेगा पहली कंडीशन अनुबंध के लिए, और वह ठहराव इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए जो अपने अनुबंध अधिनियम में बना रखी है। अनुबंध अधिनियम में एक लिस्ट बना रखी है और उसका हेडिंग क्या है, स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव। उसमें आपके सब तरह के दे रखे हैं स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव कौन कौन से हैं। आप जो ठहराव करेंगे वह ठहराव इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एक्ट ने बाकायदा स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव की सूची बना रखी है, उस सूची में आपका यह ठहराव नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर आप अनुबंध करने जा रहे हैं। यदि यह ठहराव इस लिस्ट में है तो हम कहेंगे कि आपका ठहराव स्पष्ट रूप से वैध घोषित ठहराव में है, इसलिए आप अनुबंध वैलिड नहीं कर सकते। इसका भी अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है, उसको अपन आगे विस्तार से लेंगे। निश्चित अर्थ होना चाहिए आपके प्रोपोजल का और एक्सेप्टेंस का, दोनों का मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। निश्चित अर्थ आपके अनुबंध का होना चाहिए, अनिश्चित अर्थ वाला पहले से ही व्यर्थ माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है निश्चित अर्थ किस किस चीज में होना चाहिए। आपके मूल्य को लेकर के निश्चितता होनी चाहिए, मात्रा को लेकर के निश्चितता होनी चाहिए, और आपके वजन को लेकर के निश्चितता होनी चाहिए। 5 किलो अनाज खरीदना है, 5 किलो चीनी खरीदनी है, या उसका क्या मूल्य होगा, या उसकी मात्रा कितनी होगी, या उसका वजन कितना होगा, या फिर उसकी सुपुर्दगी का स्थल क्या होगा, उसकी दर क्या होगी, ये सब आपके निश्चित होना चाहिए। किस्म क्वालिटी भी इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि वो भी आपकी निश्चित होनी चाहिए। फिर वैधानिक औपचारिकताएं परिपूर्ण होनी चाहिए। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि उसके लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे आपके मिनिमम स्टाम्प का लगा होना, 2 गवाहों की सिग्नेचर होने, या अटेस्टेड होना, या रजिस्टर्ड होना। यदि इस तरह की फॉर्मेलिटीज कुछ अनुबंधों के लिए होती है तो वो आपकी जरूरी है। जैसे आपके जीवन बीमा का अनुबंध जब कभी होता है तो इस तरह की फॉर्मेलिटीज काफ़ी करनी जरूरी है, वरना आपका अनुबंध आपके फोन पर भी हो सकता है, उसमें कोई लीगल आपके फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। निष्पादन की संभावना, अनुबंध का जो कार्य है उस कार्य को पूरा करने की संभावना होनी चाहिए। आपने ऐसे कार्य के लिए प्रपोजल कर दिया जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, निष्पादन की असंभावना मानी जाएगी और वह अनुबंध आपका व्यर्थ होगा। इसके 3-4 उदाहरण आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे किसी ने प्रपोजल दिया कि मैं इस मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ, 5 लाख रुपए लगेंगे, सामने वाले ने विश्वास कर लिया, अब मृत व्यक्ति को जीवित संभव ही नहीं है, ये निष्पादन की असंभावना मानी जाएगी और वह
प्रारंभ से ही व्यर्थ होगा। या फिर आप कहें कि दो समानांतर रेखाओं को एक मिला कर सकते हैं, ये दो समानांतर रेखाएं चल रही है, कोई दावा करे कि मैं दोनों को मिलाकर के एक ही लाइन बना सकता हूँ, संभव नहीं है। या फिर जादू से आपके यहाँ पर आभूषण का खजाना खोज देता हूँ, आपके यहाँ पर रुपयों का खजाना खोज देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के अनुबंध ठहराव कई बार सुनने को देखने को मिलते हैं, लेकिन वो पूर्णतः व्यर्थ होते हैं क्योंकि उनमें निष्पादन की संभावना नहीं होती। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार वापस समराइज्ड वे में सुन लीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यदि करना है तो आपको ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें समावेश करने होंगे। इनके बिना एक भी यदि आपका कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो आपका अनुबंध वैध नहीं कहलाएगा। कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए वैध अनुबंध के लिए। पार्टीज में आपकी कंपनी, निगम, निकाय, पर्सन कोई भी या उनका ग्रुप हो सकता है। फिर आपके प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है, जिसको अपन एग्रीमेंट का नाम देते हैं। फिर आपके लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करने की इच्छा होनी चाहिए दोनों पक्षकारों में, सहमति होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, और कंसेंट में फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट कब होगी? जब कंसेंट पर इन पांचों में से किसी का इफेक्ट नहीं पड़ा हो। उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, भूल या त्रुटि, इनसे प्रभावित नहीं है सहमति, तो वह स्वतंत्र कहलाएगी। और यदि प्रथम 4 से प्रभावित सहमति है, अनुबंध किया, तो व्यर्थ में अनुबंध कहलाएगा। अंतिम फैक्टर से प्रभावित अनुबंध है, वह अनुबंध व्यर्थ कहलाएगा। फिर आपके वह अनुबंध वैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य वाला होना चाहिए, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ, मात्रा, मूल्य, किस्म के आधार पर निश्चित होना चाहिए। वैधानिक औपचारिकताएं, स्टाम्प आदि लगे होना, गवाह की सिग्नेचर होना, और आपके उसमें निष्पादन की